नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत पाठ नंबर 5 संगठन, इसके उप विषय भाग 2 संगठन प्रक्रिया, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था पाठ के प्रवेश के बारे में, उसकी अवधारणा, केस स्टडी, विप्रो की केस स्टडी के बारे में पढ़ा था और संगठन के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पढ़ेंगे संगठन प्रक्रिया के बारे में। संगठन प्रक्रिया है क्या, इसके बारे में आपको बताती हूं बच्चों। इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो भी लक्ष्य हम सोचते हैं या हमें प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उन इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संगठन प्रक्रिया में कुछ कदमों की श्रृंखला को ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। इसे हम एक सिंपल से उदाहरण की सहायता से इसको समझने का प्रयत्न करते हैं कि संगठन बनाया कैसे जाता है। तो बच्चों, आप ऐसा कल्पना करो, ऐसा सोचो कि 12 छात्र, 12 स्कूल के स्टूडेंट्स ग्रीष्मकालीन अवकाश के दिनों में पुस्तकालय के लिए काम कर रहे हैं। एक शाम छात्रों से नवीन प्रकाशित माल और अलमारियों को उतारने तथा रद्दी कागजों और पैकिंग सामग्री को निपटाने के लिए कहा जाता है। यदि सभी छात्र अपनी अपनी इच्छा से कार्य करेंगे तो ये एक अजीब सी असमंजस की दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। एक मेस बन जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ भी कार्य संगठित रूप से नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि यही कार्य उनमें से एक छात्र छात्रों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दे, विभाजन कर दे, छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाएं, काम का बंटवारा कर दिया जाए, हर एक ग्रुप को उसके कार्य समझा दिए जाएं और उसकी मात्रा को बता दिया जाए कि आपने इतना काम करना है, और उनके आपसी संबंधों में मधुरता की भावना को जागृत किया जा सके, तो कार्य एक तो जल्दी होगा, शीघ्र होगा, अच्छा होगा और जल्दी से, शीघ्रता से और सफलतापूर्वक संपन्न भी हो पाएगा। उपरोक्त विवरण से संगठन की प्रक्रिया के निम्नलिखित कदम उजागर होते हैं। हमें पता चलता है कि संगठन की प्रक्रिया क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। नंबर 1, कार्य की पहचान तथा विभाजन। संगठन प्रक्रिया का सबसे पहला कदम पूर्व निर्धारित योजनाओं की पहचान करना तथा कार्य का विभाजन करना होता है। कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना होता है। कार्य का विभाजन इस प्रकार से किया जाता है कि कार्य करने में पुनरावृत्ति ना हो, कोई भी कार्य दोहराया ना जाए और काम का बोझ सभी कर्मचारियों में बराबर रूप से विभाजित किया जा सके। किसी एक के ऊपर कार्यभार अधिक ना आए और किसी एक के ऊपर कार्यभार कम भी ना आए, तो एक बैलेंस की सिचुएशन बनती है जिसमें उचित तालमेल स्थापित किया जा सकता है। नंबर 2, विभागीकरण। जब कार्य को छोटी छोटी और प्रबंधकीय क्रियाओं में विभक्त कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, तो उनमें से जो क्रियाएं समान प्रकृति की हैं, अर्थात एक जैसा कार्य करना, जैसे एक लिफाफे के अंदर कोई चीज की पैकिंग कर रहे हैं तो वो पैकिंग का कार्य एक ही बच्चे को दिया जाए और उनका साथ साथ समूहन किया जाना। इस प्रकार का निर्धारण विशिष्टीकरण को सरल बनाता है, सहज बनाता है व सुगम बनाता है। इस समूहबद्ध करने की क्रिया को ही विभागीकरण कहते हैं। नंबर 3, कर्तव्यों का निर्धारण। विभिन्न कर्मचारियों का कार्य निर्धारण अति आवश्यक होता है। जब एक बार विभागों का निर्माण कर दिया गया तो प्रत्येक कार्य एक व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया जाता है, एक व्यक्ति को सौंप दिया जाता है
उसके हवाले कर दिया जाता है। तत्पश्चात उसके बाद क्या होता है, विभिन्न कार्यों को प्रत्येक विभाग के सदस्यों में उनकी निपुणता के आधार पर और उनकी सक्षमता के आधार पर आवंटित किया जाता है। एक व्यक्ति की योग्यता और कार्य की प्रकृति में संबंध स्थापित करना, सुमेल स्थापित करना, एक तालमेल स्थापित करना प्रभावी निष्पादन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। कार्य का आवंटन, जो कार्य बांटा जाता है उसमें भी यह अति आवश्यक है कि सबसे अच्छा काम करने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त व्यक्ति का ही चुनाव किया जाए, अन्यथा कार्य गड़बड़ हो जाएगा, सही रूप से कार्यान्वित नहीं हो पाएगा। नंबर 4, वृतांत अर्थात रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना। केवल कार्य को आवंटन कर देना मात्र पर्याप्त नहीं होता। कार्यभार सौंप दिया, काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक कर्मचारी को यह पता होना चाहिए कि उसे किससे आदेश प्राप्त करने हैं, कौन उनका नेतृत्व कर रहा है, कौन उनको इंस्ट्रक्शंस देने वाला है, किसकी डायरेक्शन से अगला कदम उठाया जाना है और वो किसके प्रति जवाबदेह है। कार्य करके उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास किसके प्रति करना है, किसको बताना है कि हमने इतना काम पूरा कर लिया, इतना काम हमारा आधा रह गया, या इतना कार्य हम अगले दिन आके करने वाले हैं। तो इस सब के लिए एक जवाबदेही फिक्स करना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार का स्पष्ट संबंध स्थापन कर्मचारियों का सोपानिक ढांचा तैयार करने में सहायता प्रदान करता है तथा विभिन्न विभागों में आपस में समन्वय स्थापित करना, तालमेल स्थापित करना इसमें भी सहायक सिद्ध होता है। कार्य की पहचान करना और उसका विभाजन करना, यह था हमारा पहला चरण। तत्पश्चात हमने देखा उसका विभागीकरण, उसे विभिन्न भागों में बांट देना। तत्पश्चात कर्तव्यों का निर्धारण करना, प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्यों को निर्धारित कर दिया, ये काम आपने करना है, दूसरा काम बी ने करना है, एक काम सी ने करना है। उसके बाद आता है वृतांत, रिपोर्टिंग करना। रिपोर्टिंग आपस में संबंध स्थापित करना, एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ तालमेल स्थापित करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे, तभी तो कार्य संपन्न हो पाएगा। बच्चों, आज की कक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यदि सभी छात्र इच्छानुसार कार्य करेंगे तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था बच्चों, यदि सभी छात्र अपनी अपनी इच्छा अनुसार अपनी मर्जी से कोई भी कार्य पकड़ के करने लग जाएंगे तो एक असमंजस की, एक दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, उसका परिणाम होगा 0 अर्थात 0। संगठन प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं? सबसे पहले कार्य की पहचान की जाती है, उसका विभाजन किया जाता है, तत्पश्चात विभागीकरण, फिर कर्तव्यों का निर्धारण, फिर आता है रिपोर्टिंग। आपस में सभी ग्रुप्स का, सभी श्रेणियों के विभाजित श्रेणियों का आपस में समन्वय स्थापित करना, आपस में तालमेल स्थापित करना। अब हमने पढ़ लिया आज के अध्याय में। अब आपको कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है जिसे आप अपने घर पर बैठकर भी कर सकते हैं, अपनी क्लास के दूसरे बच्चों के साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, विचार विमर्श भी कर सकते हैं। आपके विद्यालय में पाठ्य चर्चा के अतिरिक्त क्रियाकलापों के लिए बहुत सी समितियां बनी होती हैं बच्चों, जैसे ड्रामेटिक सोसाइटी, क्विज क्लब, इकोनॉमिक सोसाइटी, डिबेटिंग, वाद विवाद प्रतियोगिताएं सोसाइटी, इन सब की सोसाइटीज होती हैं। उन्हें देखना है और उन्हें सूचीबद्ध करना है। एक आपको सूची बनानी है, एक लिस्ट तैयार करनी है कि उन्होंने किस प्रकार से श्रम का विभाजन किया, किस प्रकार से इन सोसाइटीज ने अपने बच्चों को, कार्यों को बांटा, अपने क्रियाकलापों को संगठित किया, आपस में किस प्रकार से कोरिलेट किया, समन्वय स्थापित किया, तालमेल बिठाया, एक दूसरे को एक दूसरे के कार्यों के बारे में शेयर किया,
और किस प्रकार से कार्य की रिपोर्टिंग की, इसे किस किस स्टेप्स पर उन्होंने कार्य रूप दिया। जो प्रक्रिया आपने पढ़ी उससे और जो आप करने जा रहे हो गृह कार्य, आपस में कितनी समानता पाई गई, यह आप गृह कार्य में करके लाइए। तो इस अध्याय में इतना ही, बाकी हम चर्चा करेंगे अगले लेसन में। धन्यवाद।